हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेहनत किस्मत की मोहताज नहीं होती। आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, कोलकाता। 4 ऑप्शंस हैं आपके। जीएस का जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, 50 प्रश्नों का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चुन कर लिया जाता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से। उनका जो बुक होता है उससे लिया गया है। एक एक प्रश्नों पर मेहनत किया गया है। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, शेयर जरूर करें दोस्तों। तो पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले जो स्थापित किया गया था, इसे टाटा जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा के द्वारा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखेंगे। नंबर दूसरा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व की अगर हम चर्चा करें, भारत में जनसंख्या घनत्व याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की हम चर्चा कर रहे हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत की जनसंख्या घनत्व बता रहे हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया में सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जहां जिसका घनत्व कितना है? घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये सबसे कम है, पूरे भारत में सबसे कम है। इसलिए इसे नोट करें क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर सबसे अधिक की बात करें, अधिक जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में कहाँ है ये बताना है, तो ये है बिहार की। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों सवाल है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अगर सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो अधिक घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। देखिए, सेंसस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सेंसस की हम बात कर रहे हैं। सेंसस यानी कि जनगणना। सेंसस यानी कि जनगणना की अगर हम बात करें तो हम लोग जो अभी तक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना होती है। जब तक 2021 की जनगणना आ नहीं जाती तब तक 2011 को ही माना जाता है, आधार माना जाता है। और जो भी सेंसस से संबंधित प्रश्न होते हैं, जनगणना से संबंधित प्रश्न होते हैं, वो 2011 को आधार मानकर ही पूछते हैं। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की अगर हम चर्चा करें तो ये भील जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। अभी जो जनसंख्या घनत्व बताए वो भी 2011 की जनगणना के आधार पर ही। आगे देखिए, चौथा नंबर, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग आरंभ करने की बात की जा रही है। सिल्क मार्ग कहने का मतलब है कि व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग इसे कहा जाता था, एक रूट होता था, ठीक है, जिसे शुरू किया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कहने का मतलब है कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण शासकों के द्वारा बहुत परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है शासक का, तो कनिष्क बता देंगे। वंश अगर बात है तो कुषाण शासकों के द्वारा होता है, ये ध्यान देना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और एक कहता है ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? देखिए, भारत जो स्थित है, अब ग्लोब को अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारत की स्थिति अगर आपको पता होगा तो भारत कहाँ स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर, अगर इसे आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस चीज को आप समझे, जियो का प्रश्न है। अगर आप ग्लोब में इस स्थिति को अगर आप जान गए, समझ गए, भारत कहाँ स्थित है? ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, 82.5 डिग्री, ये इसे याद रखना है। और 1 डिग्री देशांतर में अगर अंतर होता है तो कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है, ये भी ध्यान देना है, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 82.5 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, सॉरी गुना करें,
क्योंकि 82.5 डिग्री है। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, हम करके देख लेते हैं। 5 चौक 20, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 10, 0, 8 चौक 32, 1 33, 330 मिनट। 330 मिनट अगर हम इसे घंटा में परिवर्तित करें, घंटा में, तो यह कितना हो जाएगा, 5 घंटा, 5.5 घंटा इसको कह सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट इसको कह सकते हैं, 5 घंटा 30। ठीक है। अब इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो इस तरह के प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और ये प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो 5 घंटा 30 मिनट आपका सही जवाब हो जाएगा। इस चीज को आप जरूर समझें। भारत जो है ग्लोब पर स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें तो 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि दोनों में दूरी जो होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 82.5 डिग्री को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट आ जाता है, और जब 330 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो वह 5.5 घंटा आ जाता है। इस चीज को आप जरूर याद रखें। आगे देखेंगे 6ठा नंबर, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। थोरियम का उपयोग किया जाता है यूरेनियम यूज ना करके थोरियम का यूज किया जाता है। ठीक है। तो थोरियम की अगर बात करें, विश्व की अगर बात करें तो केरल है। केरल में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, याद रखना है, थोरियम का। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है ये बताना है। तो ब्लैक पैगोडा की अगर हम चर्चा करें तो ब्लैक पैगोडा जो है, इसे कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की हम लोग बात करें, इसकी स्थापना या निर्माण कह सकते हैं, निर्माण की बात कर लें तो निर्माण किसने किया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसकी स्थापना की गई थी, और यह ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे 8वां, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है। यक्षगान लोक नाटक, लोक नृत्य, ये सारी चीजों को जरूर याद रखें। तो यह है कर्नाटक का, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तिथि बताना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न रहते हैं। तो ये 8 मार्च है, और कब से यह मनाया जाता है ये भी याद रखना है। तो 1977 ईस्वी से यह मनाया जाता है। ठीक है। 8 मार्च जो है 1977 ईस्वी से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अगर 10वां देखें, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। टैगा वन की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो टैगा वन साइबेरिया में पाया जाता है। ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, साइबेरिया में पाया जाता है, साइबेरिया में टैगा वन। आगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता, हमेशा याद रखना है। मेहनत का कोई ना तो विकल्प होता है ना तो कोई ऑप्शन होता है, इसलिए हमेशा याद रखें आपको पढ़ना है। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए लगातार सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तभी होगी जब आप आए हुए प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, और आए हुए प्रश्नों को पढ़ने से वह प्रश्न जो हो वह अपनापन आ जाएगा उसमें। 11वां देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं, परीक्षाओं में आने लगे हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो कजाकिस्तान, ये याद रखना है ध्यान में, और इसे टिक कर देना है। आगे, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, अगर बात करें तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है ये भी याद कर लें, 1989 से, 1989 ईस्वी से इसे मनाया जाता है। अगला देखें, निम्नांकित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
कोयला, कोयला का उत्पादक की अगर बात करें, उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले स्थान पे चीन है, सर्वाधिक मात्रा में यह कोयले का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो भारत का नंबर आता है। कोयले के उत्पादन में भारत तीसरे पायदान पर है। अगर पूरे भारत की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, याद रखना है, झारखंड कोयले के उत्पादन में पहले स्थान पे है। अगला 14 नंबर सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो शिलालेखों की लिपि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखी है। और लेख की अगर बात करें तो अशोक 3 तरह के लेख लिखे थे, 3 तरह के लेख। एक नंबर में शिलालेख था, ठीक है, शिलालेख। और क्या लिखे थे? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख लिखे थे। और तीसरा नंबर पे गुहा लेख लिखे थे, ठीक है। तो 3 तरह के लेख लिखे थे। शिलालेखों की संख्या की अगर बात करें तो ये 14 की मात्रा में है। उसी तरह से स्तंभ लेख भी 14 है, गुहा लेख 7 है। इस तरह से इसको याद रखना है। और ये जो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले अगर पढ़ा है तो कौन पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप, सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। तो इसे भी याद कर ले, नोट कर ले। इस तरह को, इस तरह के प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? क्वेश्चन यहाँ पे देखें, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। तो गांधी इरविन समझौता जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये 1930 ईस्वी में किया गया था। गांधी इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। अगर गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और किसके? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। और यह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर असहयोग की बात करें तो असहयोग 1920-21 में हुआ था। 20 में शुरुआत किया गया था असहयोग आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो 1919 ईस्वी। इस चीज को नोट करते जाएं। रॉलेट आंदोलन नहीं, रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, जिसके खिलाफ में आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। तो हर एक ईस्वी को याद रखें, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 16, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? उक्ति मतलब यह लिखा है किसने? एक पुस्तक है जो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो यह स्थित है कर्नाटका में, यानी कि मैसूर में स्थित है। आगे देखें 18, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दे, ऑप्शंस में ये रहे तो गैरीबाल्डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर भारत के नजर से, दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया था और यह अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुने होंगे आप, ठीक है, जो कि कौन सा एक आंदोलन चलाए थे? खुदाई खिदमतगार की, खुदाई खिदमतकार, ठीक है। ये शुरुआत किया गया था खुदाई खिदमतगार की। ये कब शुरू किया गया था? 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। और इसी में लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया था। तो अब्दुल गफ्फार खान भारत के नजर से, ठीक है। आगे देखें 19, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कमी होती है। तो कुपोषण में प्रोटीन की कमी से ही कुपोषण होता है, याद रखना इस चीज को। विटामिन ए की कमी से अगर बात करें कौन सा रोग होता है तो ये रतौंधी होता है। ये जानते होंगे, बताने की बात नहीं है, ये बेहद आसान है। विटामिन सी से अगर हम बात करें तो स्कर्वी डिजीज होता है। और विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है।
अगला नंबर सवाल देखेंगे, जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है, जो जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है सभी। तो चार ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शंस होगा वो होगा ऊपर उठ जाता है। देखिए वजह जानिए क्यों ऊपर उठ जाता है। तो नदी जो होता है, नदी का जो पानी होता है उसका घनत्व और समुद्र के जो पानी का घनत्व होता है, दोनों में अंतर होता है। समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है क्योंकि आप जानते होंगे उसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। किसमें हम बात कर रहे हैं? समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, जल कह सकते हैं, इसमें NaCl होता है। NaCl एक प्रकार का लवण है जिसे हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। तो ये पाया जाता है समुद्र में, इसी के कारण उसका जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है और नदी का जो घनत्व होता है जल का वो कम होता है। और यही कारण है कि जब भी जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो उसका स्तर जो होता है उठ जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे 21 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखना, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। आगे देखेंगे 22, त्रिविध टीका जिसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी बोला जाता है, किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो ये 3 रोग अगर आप पकड़े तो यहाँ हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। पौधों में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो होता है विभाज्योतिकी यानी कि और संग्राहक ऊतकों में। देखिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर लगाएं। विभाज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में ही पौधों में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे देखेंगे 24, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी भी कहा जाता है। अगर फलों की बात करें तो ये पोमोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ओलेरीकल्चर। हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लें। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो वो मिट्टी है काली मिट्टी। और इसे किस नाम से जानने जाते हैं हम लोग? किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगर पूरे भारत में प्रतिशत की बात करें कि सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो वह है जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है जो कि एक उपजाऊ मिट्टी होता है। एथलीट फूट नामक बीमारी होती है, ये बताना है। तो ये फंगस यानी कि कवक के द्वारा ही होता है। एथलीट फूट यह एक प्रकार का बीमारी है जो कि पैरों में होता है। सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? ये बताना है। देखिए ल्यूवेन हॉक सबसे पहला व्यक्ति था जो जीवाणु को यानी कि बैक्टीरिया को देखा था। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न हुआ? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। CO2 किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव, तो CO2 हो जाएगा। एक प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी वासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? देखिए O3 है, ठीक है, जिसे हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। यह गैस कौन है? ओजोन यानी कि O3। किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? देखिए वाहक मच्छर नहीं है, ये बताना है। मलेरिया का अगर हम बात करें तो मादा एनोफ्लीज है, ठीक है, फील पाँव। डेंगू की अगर बात करें तो एडीज है। अगर टाइफाइड की बात करें तो यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है, याद रखना है इस चीज को। तो ये आंसर हो जाएगा टाइफाइड। आगे देखें 31, मूत्र अम्लीय होता है, पीएच मान बताना है। मूत्र का पीएच मान, तो मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है।
विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है ये बताना। विटामिन बी की कमी से, देखिए विटामिन के कमी से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये सारी चीजों को जरूर आप पढ़ें। इससे प्रश्न आते हैं, बायोलॉजी के प्रश्न जो होते हैं इसी तरह के प्रश्न होते हैं। विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो बेरी रोग होता है, याद रखना है। रिकेट्स बीमारी ये डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। रतौंधी की अगर हम बात करें तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी डिजीज की अगर बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। हर एक चीज को याद रखना है। आगे देखेंगे 33, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो यह रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, रतौंधी होता है। अगर बेरी की बात करें तो अभी हमने बताया था विटामिन B1 की कमी से यह रोग होता है। पेलाग्रा की अगर हम बात करें तो विटामिन B3 की बात है। पेलाग्रा या इसे नियासिन भी बोला जाता है विटामिन B3 को, और यह होता है पेलाग्रा डिजीज इसकी कमी से। एनीमिया की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। हमेशा एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, तभी आप सफल होंगे। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है ये बताना है। नीति कोण का मान, तो नीति कोण का जो मान होता है विषुवत रेखा पर ये 0 डिग्री होता है। 35, ध्रुव पर नमन कोण का मान, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, नमन कोण का मान 90 डिग्री। आगे डायनेमो के कार्य करने का जो सिद्धांत है ये बताना है। तो डायनेमो जो कार्य करता है वह सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, और इसी सिद्धांत पर मोटर भी काम करता है, याद रखना है। आगे विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो इस सिद्धांत को किसने दिया है, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम के अनुसार ही मोटर कार्य करता है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, बहुतों बार। राइट ब्रदर्स की अगर हम बात करें तो ये राइट ब्रदर्स की अगर हम यहां पे बात करें तो ये वायुयान के आविष्कारक हैं, ठीक है। आर्किमिडीज यहां सही जवाब हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, गैलीलियो के बारे में हम कई बार बता चुके हैं, न्यूटन के बारे में भी कई बार बता चुके हैं, तो बार बार सही नहीं है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो यह तापमान को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान को स्थिर रखता है। क्वेश्चन देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाने की 110% संभावना होती है इन सारे प्रश्न को। इसलिए ये जो सीरीज चल रहा है ये 10वां सीरीज है, सीरीज का ये 10वां सेट है। मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, 10वां है। एक एक प्रश्न आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और इसे हल्का बना दीजिए। तो थर्मोस्टेट तापमान को स्थिर रखता है। आगे 41, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में, देखिए न्यूट्रॉन नियंत्रक किसका प्रयोग किया जाता है, 4 ऑप्शंस आप यहां पे देख ले। भारी जल मंदक के रूप में काम करता है, याद रखना है इस चीज को, मंदक के रूप में। लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन नियंत्रक कह रहा है तो कैडमियम या फिर बोरोन इसका सही जवाब हो जाएगा। कैडमियम या फिर बोरोन, भारी जल क्या करता है, मंदक के रूप में काम करता है, तो इसे भी याद कर ले, याद रखें। ग्रेफाइट भी काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जमावड़ा, तो रेक्टिफायर हो जाएगा इसका सही जवाब। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम, खाने के सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने का सोडा होता है, जबकि अगर धोवन सोडा की बात करें तो यह सोडियम कार्बोनेट होता है। धोवन सोडा नोट कर ले। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन N2 के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो जब यह गैसीय मिश्रण बनता है तो इसे हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। आगे 45, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन देखें। हेनरी बेक्वेरेल, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द की प्रयोग की बात की जा रही है तो हेनरी बेक्वेरेल का नाम आएगा।
जल का शुद्धतम रूप की चर्चा, जल का सबसे शुद्धतम रूप की अगर बात करें तो यह वर्षा का जल होता है, जो कि सबसे शुद्ध जल होता है। आगे 47, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट, राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सही जवाब हो जाएगा H2SO4। आगे 48, अम्ल वर्षा में निम्न में किसकी अधिकता होती है? अम्ल जो वर्षा होती है उसमें सर्वाधिक अगर बात करें तो नाइट्रिक अम्ल की अधिकता होती है। हालांकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल की अधिकता होती है उसमें। 49, हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? आपके लिए अगर आप पढ़े होंगे तो ये आसान है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये कठिन सवाल है। ये शब्द हो जाएगा अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया का निष्कर्षण होता है। आज का अंतिम सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? अध्यादेश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दें, ये अनुच्छेद 1, 2, 3 के अनुसार। तो आज का अंक कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।